बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की इस व्याख्यान में विद्यार्थियों आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से आपको थर्ड ईयर के इस फर्स्ट पेपर में आधुनिक हिंदी कविता के अध्यापन से पहले आधुनिक काल क्या है, उसकी पृष्ठभूमि और उससे संबंधित सभी सामान्य जो परिचयात्मक चर्चा है वो आपके साथ कर रही हूँ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है, उसमें चतुर्थ जो कालखंड है वो आधुनिक काल के नाम से अभिहित किया गया है। आधुनिक काल कैसे आधुनिक है, अपने पिछले युगों से किस भांति पृथक है, कितने क्रांतिकारी परिवर्तन इस युग में आते हैं, संस्कृतियों का संक्रमण, टकराहट, पुनर्जागरण, पराधीनता की पीड़ा और शोषण, मध्यम वर्ग का उदय, स्वाधीनता के लिए किया गया संघर्ष आदि इस युग की कोख में अनेक बड़े बड़े कारक हैं जो कि परिवर्तन लाते हैं, भारतीय जीवन को झंझोड़ते हैं और विचलित करते हैं। तो बच्चों, हम इसी पर बात कर रहे थे कि आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या है। स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति के बाद में सत्ता में परिवर्तन होता है और सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासक के हाथ में चली जाती है और यहाँ जो राज कर रही है वो सत्ता अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीयों को प्रकारांतर रूप से कुछ सुविधाएं प्रदान करती है, उनकी सत्ता सुगमता से चलती रहे, इसलिए नाना प्रकार के परिवर्तन यहाँ आते हैं। शिक्षा का पश्चिमीकरण किया जाता है, परंपरागत शिक्षा से मोड़ करके युवा वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा की ओर ले जाया जाता है ताकि सस्ते बाबू सुलभ हो सकें। ये सब हम पिछले 2 व्याख्यानों में सुन चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। आज क्रमशः इसी ओर हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस भांति यातायात के साधन, प्रेस आदि की स्थापना की, पुस्तकें लिखवाई गई, छपवाई गई और कैसे परिवर्तन के ये बड़े कारक बनते हैं। हमारा देश विज्ञान के स्थान पर आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति में हमारी संस्कृति विश्वास करती आ रही है और हमारे यहाँ यातायात के साधन भी इतने तीव्र नहीं थे। 19वीं शताब्दी में दुनिया भर में यातायात के साधनों में परिवर्तन होता है। भारतवर्ष में भी रेल, बस, स्टीमशिप आदि ने लोगों में राष्ट्रीय और वैचारिक एकता भरने में बड़ी सहायता पहुंचाई। जो व्यक्ति घोड़ों से या ऊंट गाड़ी से लंबे लंबे समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाते थे या संदेश पहुंचा पाते थे, वो इन तीव्र साधनों के माध्यम से पूरा देश मानो एक सूत्र में बंध जाता है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास पर यातायात के साधन कैसे हैं ये निर्भर करता है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत का आर्थिक ढांचा स्थिर था, अपरिवर्तनीय था और हम बैलगाड़ी से आगे नहीं जा सके। गांव स्वनिर्भर थे, आपको ये बताया जा चुका है। गांव में जो बनता था वो गांव में उपभोग कर लिया जाता था, बाजार के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं था। जितना आर्थिक विनिमय हो सकता था उसके लिए बैलगाड़ी से अधिक की आवश्यकता नहीं होती थी।
दूसरी ओर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ के उद्योगपतियों के सामने ये समस्या आई कि वे अपने उत्पादन की खपत कहाँ करें और अपने कारखानों के लिए कच्चा माल कहाँ से लाएं। भारत एक बड़ा विशाल देश था और वो इस पर दृष्टि जमा कर बैठे थे, भला इससे अच्छा बाजार कहाँ मिल सकता था। और बच्चों, भारत आज भी बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया की नज़रें हमें एक उपभोक्ता बना करके रखा है, आज भी टिकी हुई हैं। फलस्वरूप उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से भारत में रेलवे की स्थापना और सड़क निर्माण के लिए अनुरोध किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने रेल निर्माण योजना के मूल में निहित आर्थिक आवश्यकताओं का उल्लेख किया। अंग्रेजी लाभ के अतिरिक्त अंग्रेजों को बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोह से रक्षा करने के लिए भी इस गमनागमन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी। रेलवे और अच्छी सड़कों की सहायता से फौज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी सुगमता से पहुंच सकती थी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि इस देश में जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास होता है, इसके लिए अंग्रेजों ने कोई आयोजन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने स्वार्थ साधन के लिए रेलवे का जाल बिछाया, सड़कें निर्मित की। और इसमें संदेह नहीं कि हमें इसका लाभ अवश्य मिला। रेल और सड़कों ने कृषि को व्यावसायिक बनाने में मदद पहुंचाई। दुनिया छोटी हो गई सिमट करके। लोग एक दूसरे से अल्प समय में सुविधा अनुसार मिल सके। छुआछूत, भेदभाव में कमी आई। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, बाढ़, भूकंप आदि में एक स्थानों से दूसरे स्थान पर सहायता तुरंत उपलब्ध होने लगी। पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, किताबें आदि सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाने लगी। और बच्चों, इन सब का लाभ ये होता है कि पुराने संकीर्ण विचारों को भंग करने में सहायता मिलती है। एक वैचारिक क्रांति आती है इन यातायात के साधनों से, जो अंग्रेजों के द्वारा अपना शासन भली पूर्वक चलता रहे, ठीक ठाक ढंग से चलता रहे, इसके लिए उन्होंने किया था। स्वार्थ उनका था, लेकिन लाभ हमें भी अवश्य हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रेस और जनमत कैसे आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में या पूर्व पीठिका में कार्य करते हैं। प्रेस की स्थापना से, प्रेस में पुस्तकें छपने से कैसे विचार लोगों तक, बहुसंख्यक तक पहुंचते हैं। नई अर्थव्यवस्था, नवीन शिक्षा पद्धति के कारण भारतीय जनता में एक ऐसी चेतना उत्पन्न हुई जिसके आधार पर लोग अपनी कठिनाइयों को समझने और उनको दूर करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए प्रेस से बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता था। भारत में मुद्रण यंत्र अर्थात प्रेस को स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले ही 1550 में उन्होंने 2 मुद्रण यंत्र मंगवा करके धार्मिक पुस्तकें छापनी आरंभ की थी। 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई में मुद्रण कार्य आरंभ किया। 18वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता, हुगली, बम्बई आदि स्थानों में छापे खाने स्थापित किए। अंग्रेजों ने और मिशनरियों ने अपने समाचार पत्र निकाले, किंतु अपने देश के संदर्भ में पत्र निकालने की पहल राजा राम मोहन राय ने की थी। ध्यान से सुनिए, अंग्रेजों ने और मिशनरियों ने पत्र निकाले, लेकिन हमारे देश में हमारे भारतीय व्यक्ति के द्वारा, जो कि राजा राम मोहन राय थे, आधुनिक भारत की नींव डालने वाले थे, उन्होंने पत्र निकालने की पहल की और 1821 में उनके सहयोग से संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक बंगला पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें सामाजिक समस्याओं से संबंधित लेख रहते थे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग या पढ़े लिखे लोग उनको पढ़ रहे थे और जागरूक भी हो रहे थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार लिखना आरंभ किया। परिणाम ये हुआ कि परंपरावादी हिंदू समाज राजा राम मोहन राय के विरुद्ध हो गया और इस पत्र को क्षति भी पहुंची।
इससे पहले ही श्रीरामपुर मिशन के तत्वावधान में 2 पत्र और प्रकाशित हो रहे थे, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। फारसी भाषा में भी पत्र लिखे गए। मुंबई में गुजराती प्रेस के तत्वावधान में भी 1822 में बॉम्बे समाचार निकलना प्रारंभ हुआ और इसके बाद में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने 1830 में बंगदूत पत्र की नींव डाली। सन 1830 के अंत तक कलकत्ते से 3 बंगला दैनिक, 1 त्रिसाप्ताहिक, 2 अर्धसाप्ताहिक पत्र प्रकाशित होने लगे। तो बच्चों, बंगाल में ये जनजागरण का जो आरंभ है वो बंगाल से आरंभ होता है। पत्र वहाँ से निकलते हैं, दैनिक समाचार वहाँ से निकलते हैं बंगला भाषा में। हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड, वो 1826 में प्रकाशित हुआ था। उद्दंत मार्तंड हिंदी का दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण है और ये भी श्याम सुंदर सेन के संपादक में कलकत्ते से ही निकलता है। इस भांति इनकी संख्या बढ़ने लगती है। इससे नए विचारों के आदान प्रदान में सुविधा होती है। विगलित सामाजिक और नैतिक रूढ़ियों के विरोध में इन पत्रों ने अपने विचारों को संप्रेषित करने में अच्छा उपयोग किया और इसके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाहियों का, उन निर्णयों का विरोध भी करना शुरू किया जो इन प्रबुद्ध जीवियों को या देशभक्तों को, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को देश हित के विरुद्ध जान पड़ती थी। इनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में भी पर्याप्त सहयोग मिलता है। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी प्रारंभ से ही अंग्रेजी और भारतवासियों में टकराहट रही। इस संघर्ष में भी राजा राम मोहन राय ने भी पहल की। जब एडम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण किया तो उनके विरोध में राजा राम मोहन राय ने अपने राष्ट्रवादी मित्रों के साथ में कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। उन्होंने ही सरकार की इस कार्यवाही को अप्रजातांत्रिक, अव्यावहारिक तथा प्रतिक्रियावादी बताया। सन 1799 में बेलेजली ने प्रेस की स्वतंत्रता ही समाप्त कर दी, पर 1818 में हेस्टिंग्स ने प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटा लिया। तो ये कई अंग्रेज अधिकारियों ने प्रेस पे प्रतिबंध लगाया और कई पे हटाया, ऐसा चलता रहा। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का विनिमय बहुत सहज हो गया। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस का वरदान अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुआ। पुनर्जागरण के नेताओं ने इस माध्यम का पूरा उपयोग किया। भारतेंदु के समय शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार रहा हो जिनका संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिका से न रहा हो। पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशन के साथ साथ समसामयिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाता था और समाज का पढ़ा लिखा तबका उनको पढ़ता था। नई वैचारिक भूमियाँ ये तैयार करते थे और समाज उनसे परिचित होता था। तो ये पत्र पत्रिकाएं एक और जनतांत्रिक भावनाओं का पोषण कर रही थी, निर्माण कर रही थी, दूसरी ओर समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करती हुई राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। मुद्रण यंत्र के कारण साहित्य में वैयक्तिकता की भावना भी आती है। इससे पूर्व साहित्य सामान्यतः श्रुत हुआ करता था, केवल सुना जाता था। बहुत अधिक लिखने का या लिख के संभाल के रखने का प्रचलन नहीं था। प्रशंसकों और पाठकों की संख्या भी सीमित थी।
पर छापे खाने के आने से, प्रेस के आने से सारी स्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं और इस माध्यम ने साहित्यकार को अवसर दिया कि वो बहुत कुछ अपना व्यक्तित्व भी अभिव्यक्त कर सके। मुद्रण यंत्र के आविष्कार के पूर्व साहित्य में व्यक्तित्व का समावेश अत्यंत कम था, पर बाद में भारतेंदु और उनके सहयोगियों के व्यक्तिक निबंधों में इस प्रवृत्ति का समावेश प्रचुर देखा जाता है। अब इस प्रेस के बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय जागरण था, रेनेसां था, वो पश्चिम को कैसे चुनौती देता है। ये आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में बराबर कार्य करता है और हमारा साहित्य इसका साक्षी है और साहित्य इसका कारक भी रहा है। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के कारण भारत की अर्थनीति, शिक्षा नीति, यातायात के साधनों में बुनियादी परिवर्तन हुए, ये आपको बताया जा चुका है और इनके फलस्वरूप ही समाज का जो आधुनिकीकरण हुआ, उससे पुराने धार्मिक संस्कारों और रीति रिवाजों और संगठनों में कोई मेल नहीं था। इन सब से भारत में पुनर्जागरण की स्थिति बनती है और अगले व्याख्यान में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।